बच्चों, जो साइंस साउंड चैप्टर है ना, इसमें आप देखोगे कि जो क्लास नाइन्थ में हम लोग साउंड चैप्टर पढ़े उसी के कंटिन्यूएशन में है हाँ? ये साउंड चैप्टर तो अभी अपना सिलेबस देखेंगे अगर साउंड चैप्टर का, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, इको, देयर यूजेस, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन इको। हाँ, तो हमको इसको क्या क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ इको, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इको, सिंपल न्यूमेरिकल, ये स्कोप ऑफ सिलेबस। फिर क्या है, हाँ नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, रेजोनेंस। दिस इज 100% important। हाँ, हाँ 100% important means it will definitely come to your exam, board exam। हाँ, हाँ resonance। हाँ, special case of forced vibration, you have to do this। हाँ, then हाँ after that loudness, pitch and quality of sound, this is what we have to do। so let's start it one by one। हाँ, तो पहले ना हम लोग क्या करते हैं कि जो क्लास नाइन्थ का सिलेबस जो हमने साउंड पढ़ा था जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन हम लोग क्लास टेंथ का कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म तो उसमें क्लास नाइन्थ वाला रिवीजन कर लेते हैं ताकि टेंथ में हमको ज्यादा लोड ना हो, दिक्कत ना आने पाए। ठीक है। ठीक है, तो एक ठीक बार है। जल्दी से देखते हैं। हाँ, स्टाइल, हाँ ये स्टाइल पढ़ाएं क्या है इससे। हम्म, चलो आज ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है बेटा, बताओ। हाँ दिख रहा है। तो क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा था साउंड के बारे में। तो बताओ साउंड कैसी वेव होती है बेटा? साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल। मैकेनिकल में भी कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। याद है? तो मैकेनिकल की दो टाइप वेव होती है ना। साउंड कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल की ये पहली वेव हो गई। मैकेनिकल का दूसरा एग्जांपल क्या है? मैकेनिकल दूसरे टाइप की वेव कौन सी होती है? वो है अपना ट्रांसवर्स वेव। याद आ रहा है? हाँ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है बेटा? ऐसे होता है ना, डोरी पे चलती है कुछ इस तरीके से ना। हम्म हाँ वैसे चलती है। ठीक है, तो इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इस ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, वेव तो ऐसा प्रोपागेट करती है, वेव ऐसे प्रोपागेट करती है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, हाँ मीडियम पार्टिकल। ठीक है, तो इसीलिए इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। जब ट्रांसवर्स वेव चलती है तो क्रेस्ट एंड ट्रो बनता है। क्या बनता है? क्रेस्ट एंड ट्रो बनता है। याद आ रहा है? हाँ क्रेस्ट एंड ट्रो बनता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे चलती है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में। याद आया? वेव ऐसे चलेगी और मीडियम के पार्टिकल भी ऐसे ही मूव करते हैं, इसीलिए नाम एलोंग द वेव मूव करते हैं। याद आ रहा है? हाँ मीडियम पार्टिकल, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाँ, ठीक है बेटा। हाँ हम्म। तो अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटा क्या बनता है? कॉम्प्रेशन, रेयर फैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फैक्शन। हाँ, कॉम्प्रेशन, रेयर फैक्शन। हाँ, समझ आई बात? इसमें क्या बनता है? हाँ कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शन। याद आया? हाँ याद है। तो अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी की, जैसे वेवलेंथ क्या होता है। क्लास नाइन्थ में वेवलेंथ पढ़ा था। तो वेवलेंथ क्या होता है बेटा? सिंपल, एक वेव की जो लेंथ होगी ना, लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। हाँ, हाँ क्या होगी? लेंथ, वन वेव की जो लेंथ होगी यही क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी।
ये हाँ पढ़ा होगा आपने। फिर इसके बाद पढ़ा कि अच्छा सर, अगर मैं कह दूं कि इसको वेवलेंथ को इससे नोट करते हैं, लैम्डा से भी नोट करते हैं ना। ये हाँ। लैम्डा हो गया बेटा। अच्छा, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? देखो सर, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये ऐसे दिख रहा है, फिर तो मैं क्या कह रहा हूँ सर ना, एक काम करो आप, ये देखो, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रो हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रो हो गया, याद आ रहा? तो हाँ सर यहां से अगर देखना शुरू करोगे, यहां से, तो एक वेव यहाँ खत्म हो जाएगी ना। बोलो, इसको हम क्या बोले? यहाँ देखो, एक वेव यहाँ शुरू, यहाँ खत्म होगी, नहीं बताओ, एक वेव, ये भी तो एक ही वेव होगी, नहीं होगी? बोलो, तो बताओ। हाँ। इसको हम वेवलेंथ, इस दूरी को वेवलेंथ लैम्डा बोल सकते हैं। पूरी वेवलेंथ हो सकता है, हाँ, वो नीचे ड्रॉप हाँ, है ना। मैं कहूँ अगर यहाँ से चलो और यहाँ से पहुंचो, यहाँ तक देखो, तो ये भी तो एक वेवलेंथ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्या ये दूरी वेवलेंथ नहीं कहलाएगी? इतना एक वेव ये भी नहीं बनाएगी? हाँ तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, हाँ, हाँ और टू सक्सेसिव ट्रो, है ना, हाँ। इज कॉल्ड वेवलेंथ। हाँ, ये भी बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है ये नोट ज्यादा सही लग रही है, लाइनिंग वाली ना। दोनों सही चल रहा है लेकिन। ये बताओ, ऐसे वर्टिकल मोड में है बेटा, इसको हॉरिजॉन्टल कर दे क्या? या ऐसे ही सही है? कौन सा भी चलता है। नहीं नहीं, ऐसे कर दे या ऐसे कर दे, ये बताओ। दोनों समझ में आ रहा है, कौन सा भी आपका ऊपर है। नहीं, कौन सा बेस्ट तुमको प्रेजेंटेशन कौन सा सही दिख रहा है, ये वाला या पहले वाला? हॉरिजॉन्टल। यही वाला ना? ठीक है, हाँ। ऐसा वाला ना? हाँ ठीक। ठीक है, समझ में आया, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टो स्क्वायर वेवलेंथ, ठीक है बेटा। हाँ आगे चलें। हाँ आप सुनो, तो तुमने ये तो पढ़ लिया ऐसे ही। अगर हम मान लो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ कंप्रेशन बना, फिर रेयर फ्रैक्शन बना, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन से कंप्रेशन की दूरी, या रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन की दूरी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी, है कि नहीं? हम्म। हाँ आगे चलें। हाँ। आप सुनो, इसके बाद बात करते हैं हम। तो याद करो, अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ना। हाँ अच्छा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, हाँ, और फिर बताना, ना समझ में आए तो ठीक है। क्या कि जैसे, याद करो, ये तुम पढ़े होगे कि जैसे मान लो सर, एक यहाँ पे रिजिड सपोर्ट ले लो, है ना, हाँ और एक डोरी को यहाँ से एकदम टाइट कर दो, टाइट बांध दो, हाँ, बांध दिए। अब क्या करो कि समझने की कोशिश करना बेटा। समझ में आ रहा है ये? समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो। देखो, ऐसे बता दे रहा हूं मैं, अब देखना, हाँ, क्या, तो जैसे मान लो यहाँ पर ना एक ऑसिलेटर लगा दें, क्या लगा दें? ऑसिलेटर, हाँ बेटा। तो ये हाँ ऑसिलेटर क्या करेगा? ऊपर और नीचे ऑसिलेट करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। समझ में आ रही बात? हाँ, जब सोचो ये ऑसिलेटर यहाँ जाएगा, यहाँ पहुंच गया, तो बताओ यहाँ की जो डोरी होगी,
वो कुछ ऐसे बन जाएगी, नहीं बताओ। कैसे ऐसे बनेगी? बनेगी ना? हाँ। बोलो, समझ में आ हाँ, रही बात? समझा। ये ऑसिलेटर जब ऊपर से नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, तो क्या होगा? ये वाली वेलोसिटी ऊपर जा रही है ना? बोलो, क्योंकि ऑसिलेटर किधर जा रहा था? ऊपर। हाँ। हाँ, ऑसिलेटर ऊपर जा रहा था। बोलो, क्लियर है? हाँ। यहाँ तक समझ में आया गौतम? आप समझो। तो जब ये ऑसिलेटर यहाँ से फिर इसी पोजीशन पे आ जाएगा, अ, तो क्या हो जाएगा? ये फिर से जब देखो यहाँ से लौट के आ जाएगा, ये डिस्टरबेंस आगे चला जाएगा, तो ये वेव कुछ ऐसे बन जाएगी ना? हाँ। मतलब ये वाले जाएंगे ऊपर, और ये वाले अब आ रहे होंगे नीचे। सही बात है? बोलो। हाँ। अब जब ये ऑसिलेटर फिर यहाँ से मीन पोजीशन से कहाँ और नीचे आएगा, यहाँ पहुंचाएगा, समझ में आ रही बात? हाँ। तब क्या होगा ये समझो। हाँ, तो ये होगा कि ये वेव ऐसे पहुंच करके, समझो जरा। हाँ, ये ऐसे हो जाएगी। हम्म। हाँ, ये आगे जाएगी, ये नीचे आएगी, ये और नीचे आएगी। ठीक, अब यहाँ पहुंच गया ऑसिलेटर। समझना, जा ऑसिलेटर यहाँ से यहाँ गया। हाँ। ठीक, फिर यहाँ से लौट के फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से और नीचे गया ना? समझ में आ रही हाँ, बात? बोलो समझा। भाई। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद यहाँ से ऑसिलेटर जब उठ के ऊपर जाएगा मीन पोजीशन पर, तब क्या होगा? ये ऑसिलेटर जब यहाँ पहुंचाएगा, तो वो यहाँ से ऑसिलेटर उठ के यहाँ चला जाएगा ना? तो क्या हाँ। होगा? एक कंप्लीट वेव का ऐसे फॉर्मेशन हो कौन? जाएगा, हो जाएगा। हाँ। समझ में आया? बस तुमको मैं इस कहानी से यही शिक्षा देना चाह रहा था कि ऑसिलेटर तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से वेव बन रहा है, जनरेट हो रहा है। ये वाला क्लास 9 हमने अच्छा समझाया, तो इसलिए यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं समझाया। नहीं, अच्छे क्लियर से। है ये बात? क्लियर है। हाँ। क्लियर है। हाँ भाई, तो ये तो तुम्हारा हो गया। आप समझो जरा। तो इसका मतलब तुम ये सोचो कि ये ऑसिलेटर अगर एक बार कंप्लीट ऑसिलेशन किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, तो यहाँ वन वेव, इसका एक ऑसिलेशन, हम्म, हाँ, इसका एक वन वन वेव क्रिएट करेगा कि नहीं, बताओ? बनेगा। हाँ? अगर ये दो ऑसिलेशन करेगा, यहाँ कितनी वेव बनेगी? दो वेव। अगर यहाँ तीन ऑसिलेशन बनेगा, यहाँ कितनी वेव बनेगी? तीन वेव बनेगी। हाँ, बोलो, क्लियर है? क्लियर है। इसका मतलब कि यहाँ जो अगर मैं कहूँ ये एक सेकेंड में ऑसिलेटर, ऑसिलेटर, हाँ, ये ऑसिलेटर क्या है? हमारा सोर्स है। क्या है बेटा? सोर्स है। अगर मैं कहूँ एक सेकेंड में ये 10 ऑसिलेशन कर रहा है, कितना? 10। 10 ऑसिलेशन, हाँ। तो बताओ, इस ऑसिलेटर अगर, जो सोर्स है, एक सेकेंड 10 ऑसिलेशन कर रहा है, एक सेकेंड 10 ऑसिलेशन कर रहा है, तो बताओ एक सेकेंड में कितनी वेव बनेगी? 10 वेव बनेगी कि नहीं, बताओ? 10 बनेगी। इसका मतलब, अगर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड ना? बोलो। हाँ। इसका मतलब ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज है। तो वेव की भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज। ये बात समझ में है? हाँ। इसका मतलब
कि जो सोर्स की जो वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन, हाँ, अपॉन सोर्स। सही बात है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी बोलो, वेव की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे ना। हाँ बताओ सही। समझ में आया? समझा। क्लियर है? ये क्लियर है यहाँ तक? ये अच्छा, अच्छा, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया ना? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्या? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होती है वो किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे डिपेंड करती है ना? हाँ हाँ। तो अब बताओ, फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, दोनों सेम होगा। हाँ है कि नहीं? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ याद है। हम्म। हाँ हम्म। हाँ। सर। हाँ बेटा कृषिका। सर कोशिकी। कौशिकी, कौशिकी, हाँ। टू सर गर्ल्स हो आर देयर, गया। वन इज केशिका, अदर इज कौशिकी। हाँ, हो गया भाई। तो हाँ, डाउट बताओ, डाउट। कुछ डाउट नहीं है। कुछ डाउट है? एक थोड़ा अभी और कर लो, ये खत्म ही हो जाए ये फिर। सैटरडे को क्वेश्चन लगा देंगे, बोलो। ठीक है कंप्लीट सर। करोगी? बस आधे घंटे का और है, क्या बोलती? हाँ भाई बताओ। सर कर लूंगी। कर लोगी ना? खत्म हाँ कर लो सर। थोड़ा, है ना? फिर हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे इससे। ठीक है बेटा? हाँ सर। चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के कौशिकी हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। सो दैट कि तुम्हारा 9th वाला कंप्लीट करा के, रिवीजन करा के बढ़िया से। फिर 10th पे मूव ऑन कर जाए। चलो देखो, स्टार्ट करो बेटा कौशिकी, हाँ। हाँ सर। हम्म। गौतम स्टार्ट करें? हाँ। हम्म। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई बेटा क्या होती है? समझा। तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा। अब थोड़ा समझ में, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। नहीं बेटा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ना। टाइम पीरियड को टी, कैपिटल टी नोट करते हैं ना। हाँ कंप्लीट वन, वन ऑसिलेशन, और वन, और टाइम, और रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन वेव, हाँ। हाँ। नहीं, वही उसको टाइम पीरियड कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? समझा। अच्छा, मान लो मैं तुमसे कहूँ कि एक कोई वेव है यार गौतम, ऐसे चल रही है, बोलो, हाँ ये वी स्पीड से जा रही है, तो ठीक है? बोलो गौतम। हाँ तो मान लो कोई एक तूने फोटो लिया, फोटो खींच से ऐसे खींच दिया, टी इज इक्वल टू जो तुमको वेव ऐसे दिखाई दी, तूने कहा ठीक है सर। अब समझना बेटा, है ना? अब बताओ, यहाँ से वेव आगे जा रही है, हाँ। हाँ। अब रुक जाओ, हाँ। तो समझना बेटा, हाँ। जैसे मान लो ये वेव है ऐसे, टी इज इक्वल टू जीरो, तुमको ऐसे आगे जाती दिखाई देना शुरू हो गई, चलने लगी, चलने लगी, चलने, देख रहे हो? हाँ। देख रहे हो? ऐसे यस। चलते चलते, अब तुम देखो यहाँ पर एक वेव बाहर निकल के आ गई ना, बोलो। हाँ। तो अब बताओ, जब ऐसी घटना तुमको घटेगी, तब टाइम कितना हो चुका होगा? एक टाइम पीरियड हो गया होगा ना, क्योंकि एक एक वेव प्रोड्यूस होने में लगा समय, एक टाइम पीरियड कहलाता है, बोलो। ये वेव हाँ वी स्पीड से जा ही रही थी, बोलो। सही हाँ। बात है?
है। अब बताओ ये v स्पीड जाती हुई वेव कितना 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल की या नहीं? हाँ हाँ बोलो भैया की। हाँ तो अब तुमसे अगर मैं कहूँ कि बताओ इस ये वेव v स्पीड से जा रही, लैम्डा डिस्टेंस t सेकंड में चल रही है, तुमने पढ़ा है ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ पढ़ा है। पढ़ा है? तो v हाँ इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना लैम्डा और टाइम कितना कैपिटल टी, v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये समझा। रिलेशन हो गया तुम्हारा। हाँ समझा। क्लियर है क्लियर क्लियर है। है क्लियर, कोई डाउट? नहीं। आगे चले। तो अब सुनो जरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि रिलेशन बिटवीन बिटवीन टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ, हाँ ये सब नाइन्थ की बात है, क्या होती है? तो अगर मैं तुमसे कहूं किसी की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, हाँ, इसका मतलब क्या है गौतम बताओ? वो 1 सेकंड में 10 कितनी मिनट। 10 वेव बनाएगा ना? हाँ 1 सेकंड में कितना वेव बनाएगा? 10 वेव। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने कहा 15 हर्ट्ज है, अब बताओ 15 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में कितना वेव बनाएगा, कितनी वेव प्रोड्यूस करेगा? 15। 15। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी f हर्ट्ज है, अब बताओ 1 सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस करेगा? क्या है वो? एफ। एफ एफ वेव प्रोड्यूस करेगा, जो भी एफ हो, हाँ है कि नहीं? तो हाँ लेट द फ्रीक्वेंसी, नोट आउट कर रहे हो कुछ? हाँ, कर रहा बी हूँ। एफ हर्ट्ज, इट मीन्स, इसका क्या मतलब हो गया बेटा कि एफ वेव विल प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, करेक्ट? हाँ यही तो है ना? यहाँ ये अगर था। एफ वेव 1 सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वन वेव विल प्रोड्यूस इन, यूनिटी मेथड लगाओ, क्या हो जाएगा? हाँ अगर एफ वेव 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा है तो वन वेव कितने से प्रोड्यूस होगा? एफ सेक। मार देख सही हो जाओगे, फिर से क्या? बताओ। हाँ हम कहे मार देंगे तो सही हो जाओगे। क्या बोलूँ मैं? अरे बोलो कि एफ वेव प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेकेंड में तो वन वेव प्रोड्यूस करने में कितना समय लगेगा? क्या? क्या? एफ अपन सेक। अरे यार 1/f हो जाएगा ना भाई, यूनिटरी मेथड से, भूल गए? देखो हाँ इधर, देखो इधर 10 रुपए 10 टॉफी आती है, मान लो 20 रुपए में, हाँ? हाँ जब भी वंस का निकालते हैं वन टॉफी कितने रुपए में आएगी भाई? दिस अपॉन दिस कर देते हैं ना, हाँ जब भी वंस का निकालते हो यहाँ वन का निकालते तो दिस अपॉन दिस नहीं हो जाएगा जी? हाँ वही होएगा। आया समझ में? हाँ अब समझ में आया? समझा। तो बताओ वन वेव प्रोड्यूस हुआ कितने सेकंड में? 1/f सेकंड। और ये बताओ एक वेव प्रोड्यूस करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अरे भैया ऐसे करोगे क्या? क्या? एक, मार दूं क्या क्या? टाइम पीरियड की डेफिनेशन बताओ। और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। तो यही तो बोल रहे हैं, वन वेव टू, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव इज व्हाट? 1/f सेक। बेटा ये टी हो जाएगा ना, ये टी हाँ के बराबर नहीं हो जाएगा? बताओ, ये हाँ टी के बराबर नहीं हो जाएगा? वही होएगा। बोल, हो जाएगा ना? अब समझ में आया? क्या बोल, समझ में आया? हाँ। बस यही बात है, कोई दिक्कत? नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रिलेशन हो गया। अच्छा एक तुम बताओ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल टू वन बाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड नहीं हो जाएगा? हाँ होएगा। जहां 1/t उसको एफ लिख सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो हाँ ये बताओ, यहाँ पर v इक्वल टू लेमडा बाई टी है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा 1/t को f लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। बोलो, तो यही तो हो जाएगा, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा हो जाएगा। बोलो हाँ समझ में आया? समझा। समझ में आया? ये सब तुम्हारी बुक में दिया है, दिखा रहा हूँ।
दिख रहा है ये देखो दिख रहा है ये। दिख रहा है। ठीक है बेटा। हाँ। हम्म, आगे चलें थोड़ा। हाँ। सुनो जरा देखो, नोट किए सब? किया मैं। ठीक है। तो ये तुम्हारा, अब तुमको थोड़ा सा ये पढ़ा देते हैं। मैकेन ये गामा पी बाई रो और अंडर टी बाई एम, हाँ, यहाँ पढ़ा देते हैं, फिर आ जाते हैं। तब जाकर के तुम्हारा स्कोप ऑफ सिलेबस जो स्टार्ट होएगा ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब नाइन्थ की बात रहेगी। हाँ, तो आज नाइन्थ वाला तो खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, अब सुनो। जैसे तुमको ये पता है कि जो साउंड होती है, साउंड सबसे ज्यादा किसमें चलती है, सॉलिड या लिक्विड या गैस में? सबसे ज्यादा किसमें स्पीड होती है? ज्यादा सॉलिड में। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो वी सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। समझे क्या? हाँ। हम्म, ठीक है। अब जैसे हमको पढ़ना है गैस, हाँ, साउंड किसमें पढ़ना है? गैस में। ये हमारे सिलेबस में है। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने कहा कि ये कोई एक पाइप है, हाँ जी, समझ में आ रहा है? इसमें हाँ। क्या है? गैस भरी हुई है ऐसे, हाँ, ठीक है, इसमें क्या है? ऐसे गैस भरी हुई है, ये समझ रहे हो ना? हाँ। हाँ, तो जो गैस भरी है ये, तो इसका मान लो डेंसिटी क्या है? रो है। हाँ, रो क्या है? इसकी डेंसिटी है गैस की, है जी, बताओ। और मान लो यहाँ का प्रेशर क्या है गैस का? गैस का जो प्रेशर है वो पी है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। तो इसके अंदर जो साउंड ऐसे ट्रेवल करेगी, साउंड जो कितनी स्पीड, मान लो वी स्पीड से ट्रेवल करेगी, हाँ, हाँ। तो स्पीड तो वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट गामा पी बाय रो हो जाएगा। ये फॉर्मूला तुमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, जहाँ गामा क्या है? एक कांस्टेंट है, पी क्या है? प्रेशर है, तो याद तो रो नहीं। क्या है? नहीं याद है तो अभी याद करो इसको। गामा पी बाय रो, रो क्या है? डेंसिटी है। गामा पी बाय रो, पी क्या है? प्रेशर है, बोलो। हाँ। और रो क्या है? डेंसिटी है। हाँ? हो जाए तो बताना। हाँ बता दो। क्लियर? हाँ नहीं। हम्म, हो गया। हो गया। हाँ। गामा पी बाय रो, क्लियर बेटा? यस। अब सुनो। तो बेटा ऐसा है कि तुमने ये भी पढ़ा होगा, जानते हो क्या? तुम ये बताओ, गैस, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हो? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पढ़ा है? नहीं। बोलो। अरे पढ़े होगे भैया, केमिस्ट्री में। नहीं याद है। हमें स्कूल में नहीं करवाया। अच्छा, तब अगर इसको नहीं पढ़े हो तो कैसे करोगे फिर? चलो कोई बात नहीं, समझ लो, समझ में आ जाएगा, उतना कठिन काम नहीं है। हाँ, यहाँ पी क्या है? प्रेशर है। वी क्या है? वॉल्यूम है। समझे बेटा? एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। हाँ, और हाँ। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। हाँ, और टी क्या है? टेम्परेचर है। हाँ, ये पी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। हाँ। अब सुनो। तो पीवी इक्वल टू जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना बेटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये हाँ। क्या है? मास है, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। हम्म, हम्म। तो तो यहाँ हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू आर टी। हाँ, जैसे तुमने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2, हीलियम का
4 है ना, बोलो। हेलो यस। तो यही मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, हाँ समझे, बोलो, ठीक है। हाँ अब सुनो, तो ये तो हो गया तुम्हारा, हाँ। तो अब तुम एक बात बताओ, तुमने डेंसिटी इक्वल टू क्या पढ़ा है, मास बाई वॉल्यूम पढ़ा है कि नहीं? हाँ पढ़ा है। पढ़ा है ना। तो देखो हाँ ये क्या है, ये देखो, तो ये पीवी अपॉन मास, स्मॉल एम को यहाँ ले आओ, तो ये आर टी अपॉन कैपिटल एम नहीं हो जाएगा जी, बोलो। होएगा। अच्छा, तो डेंसिटी इक्वल टू तुमने क्या पढ़ा है, डेंसिटी रो इक्वल टू क्या पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम ना। गुड होएगा। तो 1/रो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई मास नहीं हो जाएगा, होएगा। बताओ। तो वॉल्यूम बाई मास को हम यहाँ पी बाई रो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसको आर टी बाई कैपिटल एम लिखते हैं। अब बोलो, जहाँ पी बाई रो है उसकी जगह हम आर टी बाई एम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला जो था तुम्हारा, v इज इक्वल टू, नोट कर रहे हो ना, हाँ नोट कर रहा हूँ। अंडर रूट गामा पी बाई रो की जगह लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम, बताओ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। गामा भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, हाँ और टी क्या है, टेम्परेचर है, और एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, बोलो। हाँ वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, समझ में आया? हाँ समझा। तो वो यही तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। एक हुआ नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा लिख लो, पहले तो समझाएं फिर, हाँ। भैया ये बताना, हाँ डन। यस डन। क्लियर है? क्लियर है। अब समझो, गामा पी बाय रो गामा आर टी अपॉन एम टेम्प, हाँ। तो टेम्परेचर, अब देखो यही तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है बेटा, हाँ, दिख रहा है ये देखो, गामा अंडर वी इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम लिखा है ना, हाँ टी बाई एम लिखा है ना, ठीक है। गामा पी बाई डी लिखा है ना, यहाँ डी क्या है, वही रो है, डेंसिटी है, हाँ? हाँ ठीक है, समझ में आया? हाँ, हाँ यहाँ बस गामा और पी हटा दिया क्योंकि कांस्टेंट था, वो हटा दिया, ठीक है, बाकी टी बाई एम तो आया है ना, क्लियर है यहाँ तक? है। बोलो भैया, समझ में आया? हाँ समझा। तो अब इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर बताओ मैं तुमसे कहूँ कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो साउंड की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, इंक्रीज करेगी ना। हाँ अच्छा बताओ, किस हाइड्रोजन, मान लो मैंने कहा कि ये एक गैस कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन भरा है, हाँ, क्या है, हाइड्रोजन, इसमें भरा है हीलियम, क्या भरा है, हाँ हीलियम, बताओ, साउंड यहाँ भी जा रही है, हाँ? और V1 से जा रही है, यहाँ जा रही है V2 से, किस में ज्यादा स्पीड होगी, हाइड्रोजन या हीलियम में, बोलो। हीलियम। हाँ, हीलियम। अरे भाई, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2, और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास और स्पीड क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है ना, हाँ जिसका मॉलिक्यूलर मास कम, स्पीड ज्यादा, तो साउंड की स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, हाइड्रोजन में ज्यादा होगी, एज कंपेयर टू किसमें, हीलियम। हीलियम में, समझ में आया? अच्छा बोलो भैया। समझा।
ठीक है, अच्छा तुम बचा यहाँ बताओ, यहाँ पी प्रेशर और रो क्या है, डेंसिटी है ना, बोलो। हाँ। अब मैं तुमसे कहूँ कि प्रेशर बढ़ा दोगे, प्रेशर पी को बढ़ा दें, तो बताओ स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? स्पीड हम्म। बढ़ेगी। हम्म। बढ़ेगी। अच्छा, डेंसिटी वैसे गलत बता रहे हो लेकिन फिर भी, रो को अगर बढ़ा दे तब तो घटेगी। घटेगी। आप समझना जरा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक कंटेनर है, हाँ, गैस भरी हुई है, यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है, हाँ जी, समझ रहे हो? अब हाँ। बताओ, अगर इसको तुम प्रेशर बढ़ाओगे, इसको दबाओगे, ऐसे यहाँ तक पहुंचा दिए, दबा के कंप्रेस कर दिए, प्रेशर बढ़ गया, तो बताओ डेंसिटी बढ़ जाएगी नहीं, बताओ। बढ़ेगी। हम्म। तो प्रेशर के बढ़ने से स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड घट जाएगी, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा? ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट रहेगी, हाँ। हाँ। समझे? तो प्रेशर के बढ़ाने से क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि रो भी बढ़ेगा। समझ में आया? हाँ। क्लियर है? हाँ ये समझ में आया? समझा। तो ये तुम्हारा हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। अब ये एक वो डिफरेंस पढ़ाते थोड़ा बता देंगे, तो वो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल में पढ़ा दिया, मैकेनिकल में पढ़ा दिया, अंडर रूट टी बाई एम पढ़ा दिया गामा पी बाई रो पढ़ा दिया। समझ में आ रही बात? देखो, हाँ। ठीक है, क्लियर है? देखो लिखा है ना, clear द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, देखो लिखा है, ये पढ़ाए हैं सब। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, बोलो। है। यस। देखो, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। समझ में आया? समझा। बोलो, क्लियर है? हाँ क्लियर है। शाबाश, हाँ। तो ये तुम्हारा यहाँ तक हो गया है ना, ठीक है, हाँ साउंड वेव। अब तुमको इसके आगे कल 10th क्लास का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स स्टार्ट करेंगे, इको टीको, है, ठीक है, ठीक है। कल ही तुम्हारा इको हो जाएगा, मतलब एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे को कोशिश करना कि 1-1.5 घंटे के लिए ज्वाइन कर लेना, हाँ, खींच देंगे इसका, ठीक है। तो हाँ, सैटरडे को छुट्टी रहेगी ना? स्कूल आई थिंक।